गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की हिंदी क्षितिज का गद्य खंड का दूसरा अध्याय। तो बच्चों, गद्य खंड का जो दूसरा अध्याय है लहासा की ओर, तो लहासा की ओर पाठ को पढ़ेंगे जो कि राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर यात्रा किया करते थे। तो राहुल सांकृत्यायन की इस घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से ही उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर ही अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, अर्थात उनके वास्तविक अनुभव को उन्होंने वहाँ बयां किया है। तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अध्याय को पढ़ने से पहले हम राहुल सांकृत्यायन के विषय में जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा में हुआ था। तो उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पैतृक गांव कन्हैला था, जिनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था, अर्थात उनके नाम को कहा जाता था महापंडित राहुल सांकृत्यायन। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। फिर इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया और घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इन्होंने लगभग 150 ग्रंथ लिखे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ लगभग 150 हैं। संकलित अंश राहुल जी की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जिसमें इन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों में तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन करते हुए बहुत ही रोचक शैली में उन्होंने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो बच्चों, अब हमारा अध्याय शुरू होता है। हमारा अध्याय है लहासा की ओर। तो लहासा की ओर तिब्बत की राजधानी लहासा है, वहाँ की यात्रा करने के लिए राहुल सांकृत्यायन गए थे। एक भिक्षुक के वेश में उन्होंने पहली यात्रा की थी। तो अब सुनिएगा पाठ में क्या है कि वह मार्ग जो था वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोन का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं
हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, अर्थात व्यापार की वस्तुएं ही नहीं, सैनिकों का की सेवाएं या सैनिक भी इसी रास्ते से आया जाया करते थे, अर्थात उनके आवागमन का मार्ग भी वही था। जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थी, किले बने हुए थे जिनमें चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत ही फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था वहां पर कुछ आबाद दिखाई देते हैं, और इसके साथ ही एक परित्यक्त चीनी किला उन्हें दिखाई दिया। और क्या हुआ, यहाँ पर चाय पीने के लिए वो ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ बहुत ही जाति प्रथा, छुआछूत का सवाल ही नहीं था, औरतें पर्दा नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक चले जा सकते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकती थी। वह आपके लिए उसे पका देती। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए तो वह चाय थोड़ी चोंडी में कूट कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे क्या कहा जाता था, खोटी कहा जाता था। मिट्टी का टोटीदार बर्तन हुआ करता था जिसे खोटी कहते थे, उसमें रख करके वो आपको दे देती थी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से उस समय के लोग चाय पिया करते थे और किस तरह वहाँ के समाज की स्थिति थी कि औरतें पर्दा नहीं किया करती थी, वह परिचित व्यक्ति को भी भोजन या खाद्य सामग्री, चाय इत्यादि बनाकर दे दिया करती थी। प्रत्यक्त अर्थात त्यागे गए उस चीनी किले से जब हम चले तो एक आदमी राहदारी मांगने के लिए आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ सुमति अर्थात जो लेखक के साथ उनका मित्र था, तो सुमति के जान पहचान के आदमी थे, इसलिए भिखमंगे रहने पर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब इसी रास्ते लौटे तो भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त हमें किसी ने ठहरने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे पुराने या सबसे गरीब झोपड़े में रुके। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर था, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे, अर्थात शाम के वक्त वो भांग इत्यादि का नशा करते थे। अब हमसे निकट डोड़ा थोंगला पार करना था। सबसे निकट उनके लिए वहाँ थोंगला में ही तिब्बत में डोड़ा थोंगला पार करना था। फिर डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी क्या करते थे, आदमी उन्हें दिखाई नहीं देते थे। और डाकुओं के लिए यह अच्छी जगह थी, डाकुओं के लिए अच्छी जगह थी क्योंकि वहाँ आदमी नहीं दिखाई देते थे। निर्जन स्थान पर मरे हुए आदमी को कोई परवाह भी नहीं करता था। तो सरकार या खुफिया विभाग या पुलिस का खर्च यहाँ नहीं करती थी, कोई गवाह भी नहीं मिलता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे और उसके बाद उसके पास देखते थे कि पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून नहीं था, अर्थात वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं था। कोई भी व्यक्ति कितने भी हथियार लेकर आ जा सकता था और उसे हथियार लेकर के वो आ जा सकता था, अपने साथ वो कुछ भी रख सकता था, क्योंकि डाकुओं द्वारा जान से मारने का भय सबको बना रहता था। इसलिए सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए हथियार लेकर घूमते थे। शायद इसी कारण
वहाँ पर लोग हथियार अपने साथ रखते थे। फिर क्या हुआ, गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और कहीं जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा अर्थात दया करके एक पैसा भीख दे दीजिए मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहीं से लंगकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चल चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाढ़े से पहले एक जगह हमने चाय भी पी और डाढ़े के दूसरी तरफ जा पहुंचे। उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 17-18 हजार फीट थी। अर्थात किस प्रकार से राहुल शंकरत्यायन ने यात्रा की और उनके यात्रा में किस तरह से समस्याएं आई, फिर उनकी यात्रा में आने वाली आगे की समस्याओं का वर्णन हम अगले वीडियो में करते हैं कि उनके जीवन में आखिर उनको उस यात्रा में के दौरान कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उस जेठ की गर्मी और चिलचिलाती धूप में किस प्रकार उन्होंने पहाड़ों के दुर्गम रास्ते को पार किया। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।